प्यारे दोस्तों, मैं सुनीता आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो स्वाभाविक होते हुए भी हम उसे स्वाभाविक रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसी घटना पर आधारित आज की कहानी सूचना सुनते हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर गाड़ी कुछ देर रुककर फिर सरकने लगी। विनय ने 4 दिन पहले ही रांची से तार दे दिया था। गाड़ी के रुकते ही वह भीड़ में पिताजी को ढूंढने लगा। एक कुली ने उसका सामान उतारा और सिर पर रख लिया। विनय कुली के साथ हो लिया। उसकी निगाह पिताजी को ढूंढ रही थी। स्टेशन के बाहर खड़ी कारों और जीपों की ओर देखा, लेकिन उनमें से कोई भी कार गुवाहाटी के सरकारी तेल शोधक कारखाने की नहीं थी। विनय ने सोचा पिताजी की प्रतीक्षा करना बेकार है, उनको शायद तार नहीं मिला होगा। रेलवे स्टेशन से नून माटी का रास्ता 11-12 किलोमीटर से कम न था। 3-4 रिक्शा वालों से पूछताछ की। आखिर 1-1.5 गुना भाड़े पर नून माटी जाने को तैयार हो गया। रिक्शा नून माटी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। पिछली रात खूब बारिश हुई थी, इसीलिए सड़क गीली थी। सड़क के दोनों ओर पानी और कीचड़ था। पैदल चलने वाले आती जाती कारों और ट्रकों से बचकर चल रहे थे। गुवाहाटी की गर्मी से विनय परेशानी अनुभव करने लगा। उधर पिताजी के स्टेशन न आने से उसका उत्साह फीका पड़ गया था। उनसे मिले 1 साल से ऊपर हो गया था। अक्टूबर में दुर्गा पूजा की छुट्टियों में वह यहाँ आना चाहता था, पर उन दिनों पिताजी गुवाहाटी से बाहर चले गए थे। नून माटी आ गया था। तेल शोधक कारखाने की गंध तो काफ़ी पहले से ही आने लगी थी। घर दूर से साफ दिखाई दे रहा था। उनका घर सबसे पहले पड़ता था। वहीं पर कारखाने की बस सवेरे और शाम को आती थी। सवेरे स्कूल के लड़के लड़कियों को गुवाहाटी ले जाने के लिए और शाम को कारखाने के परिवार वालों को शहर में खरीदारी कराने के लिए। कुछ ही दूरी पर कारखाने के अफसरों का क्लब था। विनय की हर शाम क्लब में टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलने में बीतती थी। गुवाहाटी में वह हमेशा ही उकता जाता था। सारा दिन घरों में खाली पड़े रहकर वह शाम होने की बेसब्री से प्रतीक्षा करता। रिक्शा वाले ने विनय का सामान नीचे उतार दिया। गेट की सांकल खोलकर विनय ने घंटी बजाई। कुछ ही क्षणों बाद नौकर ने दरवाज़ा खोला। छोटे साहब आप? मेरा नाम भगवत है। विनय के हाथ से उसने बैग ले लिया। विनय घर के अंदर आ गया। भगवत पीछे पीछे अटैची उठाकर ले आया। मेरा तार नहीं मिला था क्या? विनय ने पूछा। भगवत ने शायद उस प्रश्न का सुना ही नहीं। बोला, साहब लोग तो शिलोंग गए हैं, शायद शाम तक आएंगे। चाय पिएंगे साहब? चाय तो मैं नहाने के बाद पीऊँगा। सफ़र की थकान नहाने से दूर हो जाएगी। जरा तुम झटपट मुझे सेब बनाने के लिए पानी गर्म कर दो। भगवत रसोई में चला गया। विनय ने अपने बैग से सेब का सामान निकाला, फिर अटैची खोलकर कपड़े निकाले। अटैची के एक ओर उसने अपने धुलने वाले कपड़े रखे थे। उनको लेकर वह भगवत के पास गया और बोला, मेरे कपड़ों को धो देना। विनय ने गौर किया, रसोई का तो जैसे काया ही पलट हो गया है। धो दूंगा साहब, बस जरा यहाँ बारिश के कारण आजकल कपड़े सूखने में देर लगती है। भगवत ने गर्म पानी का मग विनय के कमरे के साथ लगे स्नान घर में रख दिया। भगवत काफ़ी समझदार लगता है। बिना पूछे ही उसने दाल चढ़ा दी। लगता है नेपाली नौकर होते तो अच्छे हैं। दिल्ली में सब जब तक हर बात 2 बार न दोहराओ तब तक नौकर चाकर काम ही नहीं करते, विनय ने सोचा। फिर वह नहाने चला गया। भगवत ने विनय के कपड़े पीतल की परात में साबुन में भिगो रखे थे। वह सोचने लगा, माँ इसी परात में आटा गूंधा करती थी।
उन्होंने कितने चाव से इस परात को पुराने कपड़ों के बदले में लिया था। पता नहीं घर के और बाकी बर्तन कहाँ गए। शायद पुराने और पीतल के होने के कारण बेच दिए गए होंगे। विनय की आंखें भर आई। कहीं मेरी गति भी इस पीतल की परात की तरह तो नहीं होगी। नए साजो सामान के सामने पुरानी चीजें मेल नहीं खा पाती। पिछले 2 वर्षों से विनय पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा था, जबकि पहले वह मेधावी छात्र था, लेकिन अब मुश्किल से ही पास हो पाता था। पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। सोचता किसी तरह से बस इंजीनियर बन जाऊं, बस यही उसकी जिंदगी का मकसद रह गया था। विनय ने स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं की थी कि वह भी कभी जीवन के इस मोड़ पर आ खड़ा होगा, जहां पर उसके साथी संबंधी उससे विपरीत दिशा की ओर चलते महसूस होंगे। विशेष तौर पर पिताजी को वह अपने कितना करीब समझता था, पर अब दोनों के बीच दूरी सी आ गई थी। विनय अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने लगा। उसके पलंग के सिरहाने वाली दीवार पर माता पिता और उसका एक सामूहिक फोटो लगा था। उन तीनों का यही एकमात्र फोटो था। आवारा फिल्म देखने के बाद यह फोटो मेरठ में वर्षों पहले खिंचवाया था। वह सोचने लगा कि उस समय वह 9 साल का ही तो होगा। शायद जनवरी का महीना था। वह स्लेटी रंग का पतलून पहने था और हरे रंग का कोट। माँ साड़ी का सीधा पल्लू किए हुए थी। पिताजी उन दिनों कितने जवान लगते थे। यह फोटो पिछले साल पिताजी के कमरे में लगा था। तब विनय का पलंग भी उन्हीं के कमरे में ही था। इस साल उसके सोने का इंतजाम इस कमरे में पहले से ही कर दिया गया था। पिताजी की पुरानी वाली ड्रेसिंग टेबल भी उसी के ही कमरे में थी। सहसा विनय को जोर की भूख लगने लगी। जब भी उसको मानसिक तनाव होता तो जोर से भूख लगने लगती। शायद खाना ही उसके तनाव को कम करता था। उसने भगवत को खाना लगाने के लिए कहा। कुछ ही देर में भगवत ने विनय को आवाज़ दी, साहब खाना लगा दिया है। विनय आकर चुपचाप खाना खाने लगा। फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालकर भगवत ने उसके सामने रखकर गिलास को ठंडे पानी से भर दिया। वह जब खाना खा चुका तो भगवत ने फ्रिज से मिठाई का एक डब्बा निकाला और विनय के सामने रख दिया। कई तरह की दूध की मिठाइयाँ थी। विनय ने मिठाई के 2 टुकड़े निकाले। चमचम मुंह में डालते ही अचानक पिछले साल की याद ही आ गई। दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियों में वह पिताजी के पास आया था, लेकिन हमेशा की तरह दिवाली मनाने का कोई उत्साह था ही नहीं। पड़ोस के सरन जी के परिवार के साथ दिवाली की रोशनी देखने वह बाजार भी गया था। सरन जी ने कई किलो मिठाई खरीदी थी। विनय का जी किया कि 1 किलो अपने घर के लिए भी खरीद ले, परंतु पिताजी की नाराजगी का डर था। माँ को मिठाई बहुत पसंद थी। शायद इसीलिए उनके देहांत के बाद घर में मिठाई आना लगभग बंद ही हो गया था। परंतु नई माँ के आते ही घर में अब मिठाई का डब्बा फ्रिज में रखा जाने लगा था। उसने सोचा पिताजी भी जरूर खाते होंगे। विनय का मन उदास हो गया। उसने मिठाई का दूसरा टुकड़ा डब्बे में ही रख दिया। मुश्किल से चमचम को गले से नीचे उतार पाया। खाना खाकर विनय सो गया। सोचा शाम तो ऑफिसर क्लब में कट ही जाएगी। पिछले साल जब वो आया था तब क्लब जाने की दोपहर से ही प्रतीक्षा किया करता था। क्लब में लोग उसे सद्भावना से मिले। जो लोग उसके साथ खेलते थे वे तो बेहद खुश थे, क्योंकि उसके आने से अब खेल में और भी मजा आने लग की संभावना थी। क्लब में बिताए 3-4 घंटों में उसे पिताजी और नई माँ का ध्यान एक बार भी न आया। क्लब से घर वह तभी गया जब थक कर चूर हो चुका था। भगवत ने खाना तो कब का बना लिया था। विनय पसीने से लथपथ था। बिना नहाए खाना खाने का मूड ही नहीं था। वो जल्दी से नहाया। खाना मेज पर लगा हुआ था। खाना खाने के बाद विनय की चाय पीने की इच्छा थी, परंतु 10 बज गए थे। भगवत शायद चाय बनाने के मूड में नहीं था। विनय ने उसको तंग करना ठीक न समझा। भगवत खाने के जूठे बर्तन लेकर चला गया। उस रात विनय को काफी देर तक नींद न आई। सवेरे जब सोकर उठा तो 9 बज चुके थे। वह सोचने लगा पता नहीं पिताजी कब आएंगे। वह तो पिछले 20 घंटों में ही बोर हो गया था। अभी तो पूरे 5 हफ्ते बाकी थे। कुछ ही देर में भगवत चाय ले आया। अखबार वहाँ 12 बजे आता था।
उसके लिए तो अभी कुछ घंटों की प्रतीक्षा करनी थी। चाय पीकर विनय ने सोचा नहा धोकर तैयार हो जाए। उसके धुले कपड़े अभी तक सूखे नहीं थे। सेव करने के बाद वह नहाने चला गया। फिर शीघ्र ही नहाकर वह श्रृंगार मेज के पास आकर कंघा ढूंढने लगा, पर वह नहीं मिला। शायद शाम को क्लब में ही कहीं गिर गया था। उसने सोचा पिताजी के शयन कक्ष में रखी ड्रेसिंग टेबल पर तो कंघा अवश्य होगा। विनय उनके शयन कक्ष में चला गया। कंघा ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा था। बाल काटते समय विनय की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर एक ओर रखी रंग बिरंगी दवाइयों की शीशियों पर पड़ी। एक एक कर के उसने हर दवाई की शीशी के लेबल को पढ़ा। उसका सिर जैसे चकराने लगा। वह पलंग पर बैठ गया। पलंग के सिरहाने वाली दीवार पर नई माँ के साथ पिताजी की एक दूसरी तस्वीर लगी हुई थी। गर्भवती महिलाओं के मतलब की गोलियां और टॉनिक समेटे उन रंग बिरंगी शीशियों ने विनय को वह सूचना दे दी थी जिसको बताने के लिए पिताजी कई महीनों से हिचक रहे थे।